दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल नेट एडू पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रवास क्या है, प्रवास का मतलब क्या होता है और प्रवास की विशेषता क्या है और प्रवास के प्रभाव एवं उसके कारण के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रवास क्या है। ठीक है, हमारा पहला टॉपिक है कि प्रवास क्या है। तो देखिए, प्रवास का आशय एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर बसने से है। मतलब प्रवास हम किसे कहते हैं? जैसे आदिकाल में मानव लोग क्या करते थे, प्राचीन काल में मानव लोग क्या करते थे कि एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह जाया करते थे कृषि के लिए, या फिर पानी नहीं मिलता था, पानी खत्म हो जाता था तो उसके लिए मतलब एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह चले जाते थे, फिर वहाँ छोड़कर और दूसरे जगह चले जाते थे। मतलब एक स्थान पर वह नहीं रहते थे, अस्थायी रूप से नहीं रहा करते थे। ठीक है, तो स्थान बदलने को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रवास। ठीक है, ये समझ गए होंगे। मानव जीवन के प्रारंभ से ही प्रवास करता रहा है। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाद्यान्न संकलन, शिकार करने, पानी की तलाश में आदि मानव घुमंतु जीवन जीता था। ठीक है, या पानी के तलाश में या शिकार की तलाश में जो है आदि मानव घूमते रहते थे, मतलब एक जगह स्थायी रूप से नहीं रहते थे। भोजन, आराम और सुरक्षा की दृष्टि से मानव का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास निरंतर चलता रहा है, लेकिन यह प्रवास संसाधनों के अभाव में सीमित था। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप यातायात के साधनों की वृद्धि ने मानव की गतिशीलता को आसान कर दिया। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन के महत्वपूर्ण आधारों में से एक है। ठीक है, इसके बाद जो प्रवास के परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि सामाजिक परिवर्तन घटित होता है। किसी भी समाज की जनसंख्या 3 आधारों पर परिवर्तित होती है। पहला जन्म, मृत्यु और प्रवास। ठीक है, ये 3 आधारों पर जनसंख्या क्या होती है? परिवर्तित होती है। ठीक है, समाज की संख्या, ठीक है, समाज की जनसंख्या की गणना की जाती है। जन्म और मृत्यु जैविक कारक हैं। ठीक है, मतलब ये प्राकृतिक कारक हैं। लेकिन प्रवास एक ऐसा कारक है जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आधारों पर प्रभावित होता है। ठीक है, मतलब प्रवास एक ऐसा कारक है जो कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आधारों पर भी प्रभावित होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक गांव में कोई दूसरी संस्कृति है, दूसरा समाज है। ठीक है, और वहां पर और लोग आ गए। ठीक है, दूसरे जगह से प्रवास किए और यहाँ पर आ गए। तो क्या हुआ कि ये लोगों की संस्कृति पहले कुछ और थी और यहाँ पर आने के बाद जो यहाँ की संस्कृति है वो हो गई। तो संस्कृति में परिवर्तन हुआ। ठीक है, और आर्थिक रूप से भी परिवर्तित होंगे। तो इस तरह से जो है परिवर्तन होता है। अब हम लोग बात करते हैं प्रवास की परिभाषा क्या क्या है और किस किस ने दी है। तो देखिए, जनांकीय शब्दकोश के अनुसार अगर हम बात करें तो प्रवास का अर्थ एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई के बीच होने वाली स्थानीय गतिशीलता से है। इसके अंतर्गत जन्म स्थान से संबंधित आवास किसी दूसरे स्थान में चला जाता है। ठीक है, और डेविड हीर ने कहा कि अपने स्वाभाविक निवास से अलग होना प्रवास है। मतलब हम जो जन्म से ही जिस स्थान पर रह रहे हैं, स्वभाव से ही जिस स्थान पर हम लोग रह रहे हैं, जहाँ रहना स्वाभाविक है, उसे छोड़कर अगर हम दूसरे जगह पर रहते हैं तो उसे हम लोग प्रवास कहेंगे। ठीक है, अब बर्गेल ने कहा कि प्रवास मानव जनसंख्या में स्थानांतरण के लिए प्रयुक्त नाम है। ठीक है, और डॉक्टर श्यामाचरण दुबे ने कहा कि प्रवास सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समुदाय में, ठीक है, किसी समुदाय में जनसंख्या का अप्रवास अथवा उत्प्रवास होता है। ठीक है, और अप्रवास का अर्थ है कि अप्रवास का अर्थ है कि किसी समुदाय में
बाहर से आकर बसने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होना, ठीक है। आप्रवास मतलब लोग आकर के जो है बसते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं आप्रवास। जबकि उत्प्रवास का मतलब होता है कि एक समुदाय से कुछ लोगों का उससे बाहर चले जाना। मतलब जिस समाज में लोग रह रहे हैं वहां से कुछ लोग दूसरे समाज में चले गए, मतलब बाहर चले गए, तो उसको हम लोग कहेंगे उत्प्रवास, ठीक है। उसको क्या कहेंगे हम लोग? उत्प्रवास। और जो लोग हमारे समाज में आते हैं दूसरे जगह से, उसे हम लोग कहेंगे आप्रवास, ठीक है। यानी आने वाले लोगों को आप्रवास, और जब जब लोग बाहर जाते हैं तो उत्प्रवास, ठीक है। चलिए, ये तो समझ गए। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रवास की विशेषताएं क्या क्या है, ठीक है। प्रवास की विशेषताएं, तो देखिए प्रवास की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, और यहाँ पर हम लोग पहले जो है विशेषता की बात करेंगे वो ये है कि प्रवास प्राथमिक रूप से किसी समुदाय की जनांकीय विशेषताओं में होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया से है। मतलब देखिए, जन्म से ही जो विशेषताएं होती हैं जिस जगह पर, वहाँ से हम क्या करते हैं, परिवर्तित मतलब हो जाते हैं, मतलब परिवर्तन हो जाता है उसमें, तो उसे भी हम लोग प्रवास कहते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए एक जगह है, ठीक है, और यहाँ पर जन्म हुआ, यहीं पर जो है कुछ पले बड़े, थोड़ा बहुत बड़ा हुए। इसके बाद क्या हुआ, इस जगह में भी थोड़े थोड़े परिवर्तन हो गए, तो उसे हम लोग प्रवास भी कह सकते हैं, मतलब उसे भी प्रवास की प्रक्रिया कहा जा सकता है, ठीक है। हम लोग जैसे दूसरी जगह पे चले गए थोड़ा सा, तो उसे भी प्रवास कह सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, दूसरा है कि इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपने जन्म स्थान के आवास को बदलकर किसी दूसरे स्थान में नए आवास की स्थापना करता है। जैसे मैंने बताया है कि अपने जन्म स्थान को बदल देते हैं, मतलब जन्म स्थान जहाँ है उसे हम लोग अलग जा कर के बस जाते हैं, तो उसे कहते हैं प्रवास, ठीक है। अब चलिए, प्रवास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्थान परिवर्तन के कारण व्यक्ति के सामाजिक परिवेश में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। मतलब प्रवास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है कि स्थान परिवर्तन के कारण व्यक्ति की सामाजिक परिवेश में परिवर्तन हो जाता है। अभी जैसे मैंने ये बताया था प्रवास का अर्थ में, कि जहाँ पर भी जो समाज के लोग रह रहे हैं वहाँ पर अगर और लोग दूसरे समाज के लोग आ जाएं तो क्या हो जाएगा, उनका समाज में इस तरह का ही हो जाएगा, ठीक है। जितनी संस्कृति है वो सब भी इस तरह के धीरे धीरे हो जाएंगे, तो यह मतलब परिवर्तन होता है एक। अब देखिए, प्रवास एक सामाजिक प्रक्रिया भी है, क्योंकि इसके कारण व्यक्ति को नए स्थान की परिस्थिति संबंधी विशेषताओं के अनुसार भिन्न प्रकार की सामाजिक अंतरक्रिया करके वहाँ के समायोजन करना होता है, ठीक है। वहाँ से समायोजन करना होता है, ये समझ गए। अब पांचवा है कि अपने निवास स्थान को बदले बिना व्यवसाय अथवा मनोरंजन के लिए कुछ समय के लिए घर से बाहर रहने की दशा को प्रवास नहीं कहा जा सकता। अब जैसे देखिए, कुछ स्टूडेंट लोग ही क्या करते हैं कि अपने जो घर होता है उनका, वो उस घर से थोड़ा दूर शहर में जो है रूम मतलब ले करके, नया घर ले करके रहते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसे हम प्रवास नहीं कह सकते, ठीक है। या कुछ लोग क्या करते हैं, अपने मूल जो है निवास स्थान को छोड़ करके दूसरे जगह कुछ समय के लिए चले जाते हैं, तो उसे हम लोग प्रवास नहीं कह सकते, ठीक है। मतलब परमानेंट के लिए लोग जाते हैं तो उसको हम लोग प्रवास कहेंगे, ठीक है। और कुछ समय के लिए जाते हैं तो उसको हम लोग प्रवास नहीं कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, प्रवास की प्रक्रिया सामाजिक परिवर्तन की दशा को स्पष्ट करती है। जिस समुदाय को छोड़कर व्यक्ति दूसरे समुदाय में जाकर रहना आरंभ करते हैं, उसके फलस्वरूप दोनों ही समुदायों की श्रम शक्ति तथा सामाजिक संरचना प्रभावित होने लगती है। अब देखिए, किसी समाज में अगर लोग और लोग चले जाएंगे, मतलब दूसरे समाज के लोग, तो क्या होगा, वहाँ की जनसंख्या बढ़ेगी, वहाँ का और भी जो है श्रमिक लोग बढ़ेंगे, काम करने वाले लोग अगर गए हैं तो काम करने वाले लोगों की वृद्धि होगी वहाँ पर, ठीक है। और सामाजिक संरचना भी प्रभावित होगी। अब देखिए, प्रवास का कोई रूप नहीं होता, ठीक है। सातवां है विशेषता, प्रवास का कोई रूप नहीं होता, ठीक है। कोई एक रूप नहीं होता, बल्कि विभिन्न आधारों पर प्रवास को अनेक भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है।
ये तो समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रवास के प्रकार और वर्गीकरण के बारे में। तो देखिए, विभिन्न विद्वानों ने क्या किया है कि विभिन्न आधारों पर प्रवास के अनेक रूपों का उल्लेख किया है। क्षेत्र के आधार पर प्रवास को दो मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है, आंतरिक प्रवास तथा बाह्य प्रवास। ठीक है। तो समय कारक के आधार पर प्रवास को तीन मुख्य भागों में बांटा जाता है। ठीक है। मतलब जो है कि क्षेत्र के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, आंतरिक प्रवास और बाह्य प्रवास। और समय कारक के आधार पर बांटा जाता है तीन भागों में। ठीक है। मौसमी प्रवास, आकस्मिक प्रवास तथा अस्थायी प्रवास। ठीक है। यानी जो है क्षेत्र के आधार पर दो भागों में और समय जो कारक के आधार पर तीन भागों में। अब प्रवास की प्रेरणा को ध्यान में रखते हुए इसके दो अन्य रूपों का उल्लेख किया गया है। एक को हम ऐच्छिक प्रवास कहते हैं, जबकि दूसरा योजनाबद्ध प्रवास है। इन्हीं के आधारों पर प्रवास की वास्तविक प्रकृति को समझा जा सकता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। और पहला समझते हैं कि आंतरिक प्रवास क्या है। तो एक राष्ट्र के लोगों का उसी राष्ट्र के अंदर किसी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना। मतलब इंडिया के लोग अगर हैं तो इंडिया में ही महाराष्ट्र से अगर मध्य प्रदेश चले गए, ठीक है, तो उसे हम लोग आंतरिक प्रवास कहेंगे। ठीक है। मतलब इंडिया में ही है ना, मतलब एक ही देश में है ना, तो इसलिए हम लोग उसको आंतरिक प्रवास कहेंगे। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के लोगों का मध्य प्रदेश आकर के बसना, ठीक है, ये आंतरिक प्रवास है। सुविधा की दृष्टि से आंतरिक प्रवास को निम्नलिखित चार भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला देखिए, सुविधा के मतलब दृष्टि से क्या किया जा सकता है, आंतरिक प्रवास को चार भागों में बांटा जा सकता है। पहला है कि गांव से नगर की ओर प्रवास, और दूसरा है कि एक ग्राम से दूसरे ग्राम की ओर प्रवास, और तीसरा एक नगर से दूसरे नगर की ओर प्रवास, और चौथा है कि नगर से गांव की ओर प्रवास। मतलब समझ सकते हैं। तो इसका देखिए, अब दूसरा जो है आंतरिक प्रवास। ठीक है। आंतरिक प्रवास हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जानते हैं हम लोग। ठीक है। इसको बाह्य प्रवास भी कह सकते हैं। ठीक है। हमने दो भाग में बांटा था, आंतरिक प्रवास और बाह्य प्रवास। तो वही हुआ आंतरिक प्रवास, और ये हुआ अंतर्राष्ट्रीय प्रवास या बाह्य प्रवास इसको कहेंगे। ठीक है। या इसको क्या कहेंगे, बाह्य प्रवास। चलिए ये हो गया। अब देखिए, ये बाह्य प्रवास में क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में कि ऐसा प्रवास जो एक राष्ट्र की सीमाओं को लांघकर दूसरे राष्ट्र की सीमाओं में होता है। जब कोई व्यक्ति या समूह एक राजनीतिक राष्ट्रीय सीमा को पार कर दूसरी राजनीतिक राष्ट्रीय सीमा में प्रवेश करता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। अब जैसे कोई इंडिया का ही आदमी है, वो अमेरिका चला गया, ठीक है, पर वो भी परमानेंट खातिर, अस्थायी रूप से। मतलब उसने कहा कि अब चलो हम वहीं पर अमेरिका में ही रहेंगे, अब हम लोग यहाँ इंडिया वापस नहीं आएंगे। तो देखिए, एक राजनीतिक जो मतलब कानूनी जिसको कह सकते हैं संविधान, मतलब एक कानूनी क्षेत्र से दूसरे कानूनी क्षेत्र में जाना, वो भी ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हो जाएगा। ठीक है। मतलब राष्ट्र की सीमाओं को लांघकर दूसरे राजनीतिक राष्ट्रीय सीमा में जाना क्या हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। ठीक है। मतलब एक देश से दूसरे देश में रहना अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है। ठीक है। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दो देशों के नियमों के अधीन ही संभव है। ठीक है। मतलब वर्तमान में अभी के समय में जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है वो दो देशों के नियमों के अधीन ही संभव है। अब देखिए, ये तो यहाँ समझ गए हम लोग। अब इसके बाद चलिए आगे बताता हूँ मैं कि अस्थायित्व अथवा समय कारक के आधार पर हमने बताया था तीन वर्गीकरण। ठीक है। हमने बताया था तीन भागों में बांटा गया है समय कारक के आधार पर। ठीक है। तो पहला जिसमें है मौसमी प्रवास। ठीक है। इसको समय कारक के आधार पर या अस्थायित्व भी कह सकते हैं। तो देखिए, मौसमी प्रवास क्या है, इसका मुख्य संबंध ग्रामों से मुख्यतः नगरों की ओर होने वाले प्रवास से है। ठीक है। गांव में फसल बोने तथा फसल को काटने के बीच भूमिहीन किसानों के पास कोई काम नहीं रह जाता है।
इस अवधि में एक बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवार रोजगार के लिए आसपास के नगरीय क्षेत्रों में जाकर रहने लगते हैं। जैसे ही अगली फसल बोने का समय आता है, ऐसे परिवार पुनः गांव में लौट आते हैं। इसी कारण इसे अस्थायी प्रवास भी कहा जाता है। अब देखिए, मान लीजिए गांव में समय बरसात का समय आया, धान रोपने का समय आया, ये सब तो क्या हुआ, लोग यहीं पर रहेंगे। और जब कि धूप का दिन आ गया, फिर उसके बाद फसल नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, शहरों की ओर चले जाएंगे। ठीक है। और फिर जब बरसात का मौसम आएगा, फिर यहाँ पर आ जाएंगे गाँव में। तो इस तरह के प्रवास को हम लोग मौसमी प्रवास कह सकते हैं। ठीक है, मतलब मौसम के अनुसार प्रवास करना मौसमी प्रवास। अब दूसरा है आकस्मिक प्रवास। तो ऐसा प्रवास किन्हीं आकस्मिक परिस्थितियों का परिणाम होता है। किसी ग्रामीण अथवा जो नगरीय क्षेत्र में भूकंप, बाढ़ या किसी महामारी के कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग दूसरे स्थानों पर जाकर रहने लगते हैं। गांव में सूखा पड़ जाने से भी इस तरह के प्रव्रजन में वृद्धि होती है। ठीक है। अब देखिए, अस्थायी प्रवास क्या होता है। इसकी प्राकृतिक, मौसमी तथा आकस्मिक प्रवास से भिन्न है। यानी इसकी प्रकृति जो है, मौसमी और आकस्मिक प्रवास, ये दोनों से भिन्न है अस्थायी प्रवास। कोई परिवार जब अस्थायी रूप से अपने मूल निवास स्थान वाले गांव को छोड़कर किसी दूसरे गांव अथवा नगर में जाकर बस जाता है, तो जो है, मतलब देखिए ध्यान से कि इसकी प्रकृति जो है वो आकस्मिक प्रवास से भिन्न है। कोई परिवार जब अस्थायी रूप से अपने मूल निवास अथवा जो मूल निवास स्थान को छोड़कर, यानी मूल निवास स्थान वाले जो गांव में रहते हैं उसको छोड़कर किसी दूसरे गांव अथवा नगर में जाकर बस जाता है, अथवा नगरीय परिवार के लोग गांव या दूसरे शहर में जाकर अस्थायी रूप से बस जाते हैं, तब इसे हम अस्थायी प्रवास कहते हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चले गए, ठीक है, तो उसको हम लोग अस्थायी प्रवास कहेंगे। या कुछ लोग हैं जो एक नगर को छोड़कर दूसरे नगर में चले गए, तो उसको हम लोग अस्थायी प्रवास कहेंगे। या जो कुछ लोग हैं नगर को छोड़कर गांव में आ गए, या कुछ लोग गांव को छोड़कर नगर में आ गए, तो उसको भी हम लोग अस्थायी प्रवास कहेंगे। ठीक है, मतलब परमानेंट के लिए आए हैं तो अस्थायी प्रवास कहेंगे। ठीक है, या कुछ समय के लिए आए हैं तो उसको अस्थायी प्रवास नहीं कह सकते। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि प्रवास का एक अन्य वर्गीकरण भी है, जो कि इच्छा और मानसिकता को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। इस आधार पर प्रवास दो प्रकार के होते हैं, पहला ऐच्छिक और दूसरा अनैच्छिक। अब देखिए, ऐच्छिक प्रवास क्या होता है। ऐसे प्रवास के लिए प्रवास करने वाले किसी व्यक्ति, समूह या परिस्थिति का दबाव नहीं होता। साधारणतया व्यक्ति निवास स्थान से भिन्न किसी नए क्षेत्र में रोजगार के से अवसर पाता है, तो वह अपनी इच्छा से उस नए क्षेत्र में बस जाता है। इस तरह का प्रवास शिक्षित और युवा लोगों द्वारा सबसे अधिक किया जाता है। ऐसे प्रवास में नातेदारी और मित्रों की भी एक बड़ी भूमिका होती है। यदि एक नातेदारी समूह का कोई व्यक्ति किसी नए स्थान पर जाकर वहां रोजगार की अच्छी संभावनाएं पाता है, तो धीरे धीरे वह अपने सगे संबंधियों, मित्रों और अन्य लोगों को भी बुला लेता है। ठीक है, इससे किसी विशेष स्थान अथवा व्यवसाय में एक विशेष क्षेत्र में लोगों का केंद्रीयकरण हो जाता है। मतलब कुछ लोग अगर आपके वहाँ मान लीजिए कि शहर में हैं, कोई बड़े शहर में हैं, तो क्या कहेंगे, वहाँ पर लोग अच्छे से काम कर रहे हैं और क्या है, अच्छी जीवन जी रहे हैं, तो क्या करेंगे, धीरे धीरे वो आपको भी इसके बारे में बताएंगे और आपकी भी इच्छा होगी कि हम भी वहाँ जाएंगे। ठीक है, हम भी वहाँ चलें, तो क्या करेंगे, आप भी धीरे धीरे वहाँ पर जाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग कह सकते हैं ऐच्छिक प्रवास, मतलब इच्छाओं की पूर्ति के लिए कह सकते हैं ऐच्छिक प्रवास। ठीक है, उदाहरण के लिए एक सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हुआ है कि जयपुर के कुछ होटलों में काम करने वाले अधिकांश कर्मचारी कुमायूं क्षेत्र के हैं। इसी तरह हरियाणा और पंजाब के कृषि मजदूरों में सबसे बड़ी संख्या बिहार से आकर वहां बसने वाले कृषि मजदूरों की है। ठीक है, अब चलिए, ये तो हो गया। और एक योजनाबद्ध
प्रवास हुआ। ठीक है, एक ऐच्छिक प्रवास और एक योजनाबद्ध प्रवास। अब देखिए, योजना बना करके किया गया प्रवास। अब अनेक दशाओं में सरकार द्वारा लागू की गई कुछ विशेष योजनाओं के कारण लोगों को अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर रहने के लिए बाध्य होना पड़ता है। बड़े बड़े जलाशयों और सड़कों के निर्माण के लिए जब सरकार द्वारा एक बड़े क्षेत्र का अधिग्रहण किया जाता है तो उस क्षेत्र के लोगों को प्रवास करना आवश्यक हो जाता है। युद्ध की संभावना के समय भी देश की सीमा क्षेत्र से लगे सैकड़ों गांवों को खाली कराने अथवा समुद्र तटों से लगे गांवों को तूफान की संभावना के कारण खाली कराने से भी इस तरह के प्रवास की दशा पैदा होती है। ठीक है, मतलब कभी कभी क्या होता है कि जो युद्ध के कारण जो सीमा के किनारे लोग, जो मतलब सीमा पर जो गांव हैं, उन सब को क्या किया जाता है, दूसरी जगह पर भेज दिया जाता है, सुरक्षित जगह पर। तो इसे हम लोग योजनाबद्ध प्रवास कह सकते हैं, और भी आपने देखा ही। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि प्रवास के प्रभाव क्या क्या होते हैं। ठीक है, प्रवास के प्रभाव क्या हैं, उसके परिणाम क्या होंगे। तो प्रवास के अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभाव पड़ते हैं, और प्रवास का सबसे बड़ा प्रभाव है कि जनसंख्या के आकार और जीवन के तरीकों पर पड़ता है। ठीक है, एडवर्ड रास का विचार है कि प्रवास के कारण अनुप्रयुक्त तथा जो है अनुपयुक्त तथा अवांछित तत्वों का विनाश हो जाता है। ठीक है, रास के अनुसार आवास और प्रवास किसी राष्ट्र को मानसिक गतिशीलता प्रदान करते हैं। जो जाति अपने मूल स्थान से जितनी दूर जाती है उतनी ही उन्नति करती है। प्रवास के वास्तविक प्रभावों का अध्ययन करना अत्यंत ही कठिन है। इसके प्रभाव को जानने के लिए निम्नलिखित 3 दृष्टिकोण को अपनाने होंगे। मतलब कि प्रवास की जो है वास्तविक प्रभावों का जानना है अगर, तो हमें क्या करना होगा, 3 बिंदुओं को जानना होगा। तो चलिए जानते हैं। पहला बिंदु है कि प्रवास के कारण उस जनता पर क्या प्रभाव पड़ा है जहां से व्यक्ति प्रवासित हुए हैं। उदाहरण के लिए जनसंख्या के दबाव में कमी तथा आर्थिक अवसरों की सुलभता। ठीक है, और बी है जो प्रवास का उस जनता पर क्या प्रभाव पड़ा है जहां व्यक्ति प्रवासित होकर बसे हैं। स्वभावतः वहाँ अनेक सामाजिक। ठीक है, अब तीसरा है कि जो व्यक्ति प्रवासित हुए हैं उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, वे क्या छोड़कर आए, उन्होंने क्या प्राप्त किया, उनकी आशाएं और आकांक्षाएं क्या है। ये सभी अगर जो है प्रभावित होते हैं तब क्या होगा कि प्रवास का प्रभाव, ठीक है, समझ में आएगा या देखने को मिलेगा, या उसे हम लोग कह सकते हैं कि प्रवास का प्रभाव है। वरना प्रभास मान लीजिए कि जैसे कोई एक गांव है, ठीक है, और दूसरे गांव में, यहाँ के लोग दूसरे गांव में गए तो उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सब कुछ जितनी भी जो यहाँ थी वही वाला वहाँ भी है, तो उसे हम लोग प्रवास का प्रभाव थोड़े कह सकते हैं। ठीक है, वो तो सेम है, यहाँ से वहाँ गए। अब चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ सकारात्मक प्रभाव और कुछ नकारात्मक प्रभाव को भी जान लेते हैं। तो देखिए, प्रभाव के सकारात्मक परिणाम क्या क्या है। तो रॉस का विचार है कि जो समुदाय जितना अधिक प्रगतिशील होता है उसमें प्रवास अथवा स्थान परिवर्तन की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होती है। व्यक्तित्व के विकास, आर्थिक विकास तथा जनसंख्या संतुलन के लिए प्रवास को एक उपयोगी दशा के रूप में स्वीकार किया जाता है। भारतीय समाज के संदर्भ में ग्रामीण प्रवास के कुछ रचनात्मक अथवा कुछ लाभकारी परिणाम निम्न हैं। जैसे देखिए, पहला है कि भूमि पर जनसंख्या के दबाव में कमी। गांव से नगर की ओर होने वाले प्रवास से ग्रामीण जनसंख्या में कमी होती है, जिसके फलस्वरूप कृषि भूमि का छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन नहीं हो पाता है। इससे गांव के श्रमिकों की मांग और पूर्ति के बीच संतुलन बना रहता है तथा इसके फलस्वरूप ग्रामीण बेरोजगारी कम हो जाती है। ठीक है, अब दूसरा है कि उत्पादन में वृद्धि। दूसरा क्या है, उत्पादन में वृद्धि। प्रवास के फलस्वरूप ग्रामीण तथा नगरीय दोनों क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ती है। ग्रामीण समुदाय में कृषकों को अपनी भूमि पर सघन कृषि करने का अवसर मिलता है तथा नगरों में श्रमिकों की आपूर्ति बढ़ जाने से उत्पादन में वृद्धि होती है
और इसका तात्पर्य है कि प्रवास के द्वारा छोड़े जाने वाले स्थान तथा प्रवास से प्रभावित होने वाले स्थान दोनों को ही लाभ होता है। अब व्यक्तिगत कुशलता में वृद्धि कैसे होती है, ये भी एक सकारात्मक प्रभाव है। तो प्रवास के कारण ग्रामीण जनसंख्या की संरचना में होने वाले परिवर्तन से उन लोगों की योग्यता और कुशलता बढ़ने लगती है जो गांव में ही अपने परंपरागत व्यवसाय के द्वारा आजीविका उपार्जित करते हैं। इसका कारण यह है कि प्रवास उन्हीं ग्रामीणों द्वारा किया जाता है जो साधारणतया बेरोजगार अथवा अर्ध बेरोजगार होते हैं। स्वाभाविक है कि इसके प्रति व्यक्ति व्यय में कमी हो जाने से परिवार के बचे हुए लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। चौथा है कि जो पारस्परिक सद्भाव में वृद्धि। तो पारस्परिक सद्भाव में वृद्धि कैसे होती है, तो किसी समाज में प्रवास बढ़ने से विभिन्न जातियों, वर्गों तथा धर्मों के लोगों को एक दूसरे के संपर्क में आने का अधिक अवसर मिलता है। ऐसे लोग एक दूसरे क्षेत्र की रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने लगते हैं। यह दशा उनमें पारस्परिक सद्भाव और सहनशीलता को बढ़ाती है। विभिन्न समूहों के बीच भावनात्मक एकता को बढ़ाने में भी प्रवास की एक उपयोगी भूमिका होती है। आर्थिक नियोजन को प्रोत्साहन, अगला टॉपिक है आर्थिक नियोजन को प्रोत्साहन। तो देखिए, जब ग्रामीण समुदाय में प्रवास असंतुलित रूप से होने लगता है तो यहाँ आर्थिक विकास के उन कार्यक्रमों को प्रोत्साहन मिलने लगता है जिनके द्वारा ग्रामीण रोजगार में वृद्धि हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि जो है कृषि उपज के लिए अधिक उपयुक्त नहीं होती। वहाँ सरकार द्वारा अनेक उद्योग इसलिए स्थापित किए जाते हैं जिससे ग्रामीण प्रवास को रोका जा सके। इससे एक बड़े ग्रामीण क्षेत्र का आर्थिक विकास होने लगता है। ठीक है। अब प्रवास के सकारात्मक प्रभाव को तो समझ लिए, अब नकारात्मक प्रभाव क्या क्या हैं उसको जान लेते हैं। तो अनेक लाभों के बाद भी जो ग्रामीण प्रवास के फलस्वरूप ग्रामीण और नगरीय जीवन प्रतिकूल रूप से भी प्रभावित होते हैं। प्रवास के फलस्वरूप यदि गांव की जनसंख्या बहुत कम रह गई है अथवा नगर की जनसंख्या में असंतुलित रूप से वृद्धि होने लगे तो दोनों ही समुदायों की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था विघटित होने लगती है। सामान्य दशाओं में प्रवास से उत्पन्न होने वाले कुछ प्रमुख हानियां निम्नलिखित हैं। जैसे देखिए, पहला कि जो है पारिवारिक विघटन। पहली नकारात्मक प्रभाव क्या है, पारिवारिक विघटन। ठीक है, पारिवारिक विघटन। तो देखिए, ग्रामीण समुदाय से जब कुछ पुरुष दूसरे स्थानों पर जाकर बसते हैं तो साधारणतया वे अपने परिवार को गांव में ही छोड़ जाते हैं। इस दशा में परिवार की महिलाओं और बच्चों को अनेक ऐसे कार्यों के द्वारा आजीविका उपार्जित करनी होती है जिसमें वे कुशल नहीं होते। प्रवास करने वाले ग्रामीण भी नगर में व्यवहार के नए ढंगों से जल्दी ही अनुकूल नहीं कर पाते। ठीक है, मतलब जल्दी ही वो शहरी टाइप के नहीं ढल पाते हैं। ठीक है, इसके फलस्वरूप ग्रामीण परिवारों में विघटन की दशा पैदा होने लगती है। अगला है कि गंदी बस्तियों में वृद्धि। तो देखिए, प्रवास के फलस्वरूप नगरों में जनसंख्या का दबाव बढ़ने लगता है, लेकिन बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए आवास की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती है। प्रवास करने वाले ग्रामीणों की आय भी बहुत कम होने लगता है। वे नगर के बाहर किसी गंदे स्थान पर झुग्गी झोपड़ी में रहना आरंभ कर देते हैं। इसी के फलस्वरूप औद्योगिक नगरों में गंदी बस्तियों में होने वाली वृद्धि एक गंभीर समस्या का रूप लेती जा रही है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जो तीसरी नकारात्मक प्रभाव है और वो भी अंतिम है कि नगरों के अधिक जनसंख्या के कारण पहले से ही बेरोजगारी की समस्या होती है और गांव से नगरों की ओर जाने वाले जो प्रवास हैं उसके फलस्वरूप इस बेरोजगारी में और अधिक वृद्धि होने लगती है। यह दशा प्रवासियों के आर्थिक शोषण में भी वृद्धि करती है। ठीक है, तो यहाँ तक की उम्मीद है आप सब अच्छे से समझ लिए होंगे और अच्छे से अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सवाल है आपके पास, कोई कन्फ्यूजन है
तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,